हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारी ये जो मैथ से डाउट सेशन की ये जो प्लेलिस्ट चल रही थी, इसका पार्ट 4 जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी जो है कुछ प्रश्न आए हुए हैं, तो उनका सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने रहा। इसमें बोला गया कि मान लीजिए कि आधार से P और R दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से किसी भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। और देखिए, इसके अलावा जो भी इस चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। इसमें देखिए, हम यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास जो है भवन है, ठीक है। ये हमारे पास भवन है और यहाँ पर इस भवन की जो है ऊंचाई आपको यहाँ पर ज्ञात करके बतानी। इसकी ऊंचाई जो है वो हम यहाँ पर h मान लेते हैं, ठीक है। इसकी हाइट हमने यहाँ पर h मान ली है। इसके बाद यहाँ पर जो है इसके आधार से जो है आपको यहाँ पर दो बिंदु इसके आधार से जो है यहाँ पर दो बिंदु आपको बताए गए। एक बिंदु जो है P दूरी पर है और एक बिंदु जो है R दूरी पर है। ये बिंदु एक मान लिया और दूसरा बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसके आधार से जो है ये वाला बिंदु जो है P दूरी पर है और ये वाला बिंदु जो है यहाँ पर इसके आधार से पूरा जो है ये यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। और ये R दूरी पर है, ये वाला बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसमें जो है इसके शीर्ष से अगर आप इन बिंदुओं को मिला देते हैं तो ये आपके पास जो है यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज इस तरह से यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को हमने जो है इस भवन के शीर्ष से यहाँ पर मिला दिया है और यहाँ पर आपको पता है ये 90 डिग्री बनेगा कोण। अब इसमें जो है यहाँ पर ये आपके पास जो दो कोण बनेंगे, उन्नयन कोण बनेंगे, θ1 और θ2 हम मान लेते हैं। ये आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न में बताएगा पूरक कोण है। पूरक कोण है, इसका मतलब क्या है कि θ1 प्लस θ2 बराबर क्या है, इनका सम जो है 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इनका सम 90 डिग्री का होगा तो हम इसमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर हाइट आपको कैलकुलेट करके बतानी h, तो इसमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपात आप tan थीटा का लगा दीजिए। तो tan θ1 अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर h बट्टे r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लंब बट्टे आधार होता है, तो ये h बट्टे r आपके पास आ गया। यहाँ से आप h बराबर कैलकुलेट करेंगे तो h बराबर आपका r tan θ1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर आप यहाँ पर tan थीटा का मान अप्लाई करते हैं तो tan θ2 आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, लंब बट्टे आधार यानी कि h बट्टे p इसमें आएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर इनका सम जो है 90 डिग्री है, यानी कि आप यहाँ पर θ2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 90 डिग्री माइनस का θ1 हो जाएगा। तो आप θ2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का θ1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री पर tan कोट में चला जाता है और यहाँ पर θ1 आ जाएगा, यानी कि कोट θ1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, h बट्टे p आ जाएगा। अब कोट θ1 क्या होता है, 1 बट्टे tan θ1 होता है और 1 बट्टे tan θ1 बराबर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, h बट्टे p आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड वैल्यू पलट देंगे तो tan θ1 बराबर कितना आ जाएगा, p बट्टे h आ जाएगा। यानी कि tan θ1 की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है, जो कि हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये r इंटू में p बट्टे h हो गया और ये बराबर की साइड आपका h था ही। अब h इधर आ जाएगा, यानी कि h स्क्वायर हो गया और ये आपके पास बराबर की साइड p r आ जाएगा। तो दोनों साइड वर्गमूल लेंगे, h बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर p r आ जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए इतना कुछ लिखना नहीं पड़ता, अगर आपको फॉर्मूले याद होते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर था, ठीक है। तो इस बाउन की हाइट कितनी थी, अंडर रूट p r। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु बताई गई 20 वर्ष है। अब यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाए तो यहाँ पर औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी। ये कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न था, यानी कि डायरेक्ट आपको पता चल जाना चाहिए था कि 5% की ही वृद्धि होगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 5 वर्ष की ही वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 और ये 5 डेटा यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। इनका औसत आपको पता है 20 का डेटा होता है, यानी कि 3 यहाँ पर इनका औसत हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रत्येक संख्या के अंदर 5 ऐड करा दिया, तो ये आपका 6 बन जाएगा, यहाँ पर ये 7 बन गया, ये 8 बन जाएगा, ये आपका 9 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास जो एवरेज है वो यहाँ पर 20 का डेटा 8 ही है, यानी कि यहाँ पर आप देखिए एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 5 का ही तो इंक्रीमेंट हुआ। तो प्रत्येक संख्या को मैंने 5 से बढ़ाया तो एवरेज भी हमारा 5 से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से यही प्रश्न आपके पास था कि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि कर दी जाती है, तो औसत भी आपका यहाँ पर कितने से बढ़ जाएगा, 5 वर्ष से बढ़ जाएगा।
अब इसमें देखिए यहाँ पर यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए आपको बताई गई 12.5% और दूसरे वर्ष के लिए आपको 11 से 1/9% और तीसरे वर्ष के लिए 16 से 2/3%, तो कितनी राशि पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जो है 39,600 रुपये हो जाएगा। देखिए इसमें अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है, तो यानी कि 8 पर 1 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर दूसरे वर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है 1/9 होती है, यानी कि 9 पर 1 का ब्याज मिलेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है ये आपकी 1/6 होती है, यानी कि 6 पर 1 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो जो भी हमारे पास प्रिंसिपल था यानी कि P मान लिया, और यहाँ पर देखिए 8 पर 1 का ब्याज मिला, यानी कि आप इसका 9/10 कैलकुलेट करेंगे, ये धनराशि, सॉरी 9/8 कैलकुलेट करेंगे, आपके पास धनराशि होगी। ठीक है, इसके बाद 9 पर 1 का ब्याज मिला, यानी कि आप इसका 10/9 कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पर 6 पर 1 का ब्याज मिला, यानी कि 7/6 आप इसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर मिश्र धन अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जब आप यहाँ पर देखेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताया गया 3 वर्ष का, और यहाँ पर प्रिंसिपल जो था हमारे पास उसमें ये चक्रवृद्धि ब्याज ऐड कर दें, यानी कि 39,600, तो ये हमारे पास मिश्र धन बनेगा, ये भी मिश्र धन, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तो हमने यहाँ पर बराबर कर दिया। अब कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 9×7=63, यानी कि 630 P आपके पास ऊपर बट्टे के अंदर आपके पास यहाँ पर बन जाएगा 9×8=72 यानी कि 7×42 420 और 6×2=12 यानी कि 432 आपके पास बन गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास यहाँ पर P है, ये P देखिए इधर की साइड ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा इसमें। ठीक है, और ये बराबर की साइड 39,600 हो जाएगा। अब इसमें से आप यहाँ पर 432 P ऊपर घटा देंगे तो ये आपके पास 430 गया, 200 बच गया, और 2 और घटाएंगे 198 P बच गया, और बट्टे के अंदर 432 हो गया, और ये बराबर की साइड 39,600 है। ठीक है, अब काट के कैलकुलेट कर लीजिए भाई। इसमें देखिए यहाँ पर ये 22 नंबर 198 22 से डिवाइड है, इसमें 22 का डिवाइड करेंगे, ये आपका यहाँ पर एक बार चला गया, बच गया 17 22 8 176 यानी कि 1800 आ गया। 9 से डिवाइड करेंगे 200 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर P इक्वल टू जो है इसका 2 गुना कर देंगे इधर लाकर, तो ये आपके पास 864 हो गया, आगे 2 0 आ जाएंगे, यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछा गया था, यानी कि आपके प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा 86,400। अब इसमें देखिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 8 10 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है, तो वह संख्या आपको यहाँ पर बतानी थी। देखिए इसमें आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन सभी का एलसीएम लेना है। अब यहाँ पर आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ गया 8 और 5 का एलसीएम 40 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 10 इसमें ऑलरेडी मौजूद है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए 15 और यहाँ पर 40 में 5 कॉमन है, यानी कि यहाँ पर आपको 3 की कमी दिखाई पड़ी, तो यहाँ पर 3 का गुणा करा दिया, यानी कि 120 आपके पास यहाँ पर इन सभी का एलसीएम आ जाएगा। बट देखिए प्रश्न में आपसे 4 अंक की संख्या पूछी गई थी, ये तो 3 अंक की संख्या है, यानी कि यहाँ पर आप इसमें इसका मल्टीपल चेक करेंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा। देखिए 12 8 96 यानी कि यहाँ पर 960 होगा, 8 गुणा करेंगे तो वो तो 3 अंकों की संख्या है, यानी कि 12 नंबर 108 जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो आगे 1 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आपके पास 1080 सबसे छोटी संख्या है जो कि दी गई संख्याओं से कम्प्लीटली डिवाइड है। बट यहाँ पर आपको 2 का शेषफल भी बचा के बताना था, तो वो संख्या आपके पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 1080 में 2 का शेषफल हमें चाहिए, तो 2 इसमें ऐड करा देंगे, यानी कि 1082 आपके प्रश्न का सही आंसर था। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका मान कैलकुलेट करके बताना। एसएससी सीजीएल में भी जो है इस टाइप के प्रश्न कई बार पूछे गए। इसमें ये आपको जो दिया गया है इसको आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करते तो a² हो गया, प्लस का यहाँ पर 1 ऊपर आ जाएगा, बट्टे के अंदर a आता, ठीक है, जो कि इधर -1 से गुणा करा देंगे, यानी कि माइनस का a बराबर की साइड आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो a² हो गया, ये a इधर आ जाएगा, यानी कि ये प्लस का a हो गया, और यहाँ पर ये प्लस का 1 = 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करा देंगे a-1 की। ठीक है, अब यहाँ पर इधर की साइड में हमने a-1 की गुणा करा दी, और यहाँ पर इधर की साइड में हमने a-1 की गुणा करा दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आपके पास इधर की साइड बना है a³ - b³ का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि a³ - 1 का
क्यूब हो जाएगा और ये बराबर की साइड यहाँ पर 0 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो a क्यूब बराबर आपके पास 1 आ जाएगा, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a बराबर 1 जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर आप 1 की पावर कितनी ही कर लीजिए 1 ही आएगा, और प्लस में 1 की पावर कितनी ही कर लीजिए 1 ही आएगा, और ये माइनस का 1 हो गया, बट्टे के अंदर 1 की पावर 9 और प्लस का 1 की पावर 3 हो गया, और ये माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब 1 की पावर कितनी कर लीजिए 1 ही आएगा, यानी कि 1 + 1 2 हो गया, और माइनस का 1 और बट्टे के अंदर 1 + 1 2 हो गया, और ये भी माइनस का 1, यानी कि 1/1 आएगा। तो 1 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर था, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते थे कि 1 + 1 2 -1 यानी कि 1, और यहाँ पर 1 + 1 2 -1 यानी कि 1/1 डायरेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा था आंसर 1। ये लिख के देखने की आवश्यकता नहीं होती एग्जाम में। ठीक है, अब इसमें देखिए 10,000 रुपये का मूलधन 2 वर्ष में एक निश्चित दर प्रति वर्ष पर 13,225 रुपये हो जाता है। जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उसी मूलधन पर समान समय के लिए समान दर पर जो है ब्याज रुपए में कितना होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है जब ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित होता है। देखिए इस प्रश्न को यहाँ पर ध्यान से समझिए। इसमें यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल आपको यहाँ पर कितना बताएगा, ये 10,000 बताएगा, और यहाँ पर ये आपको जो है अमाउंट कितना बताएगा, 13,225 बताएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीच में कोई कॉल आ गई थी। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर हमें इनमें रेशियो बनाना है। इसमें देखिए 25 से ये डिवाइड करेंगे, ये हमारा 400 आ जाएगा। 25 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये हमारा 25 छिके 25 5 125 हो जाएगा। इसके बाद बच गया 7, 25 दूनी का 50 बच गया 22, 25 नमा 225 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का हमारे पास रेशियो है, यानी कि इसका स्क्वायर करने पर आया होगा, तो बोथ साइड आप वर्गमूल लेंगे तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है ये आपका यहाँ पर 20 अनुपात है, ये 23 हो जाएगा, क्योंकि 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 यूनिट का ब्याज मिला है, कितने पर, 20 पर, और गुणे 100 करते तो यहाँ पर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी आ जाती, 15% की आ जाती। ठीक है, ब्याज दर कितनी आ गई, 15% की आ गई। अब देखिए यहाँ पर आगे प्रश्न में बोला गया है कि उसी मूलधन पर और समान समय के लिए, यानी कि समय आपका 2 वर्ष का ही है और समान दर पर ब्याज जो है कितना होगा, और 8 मासिक रूप से कंपाउंडेड हो रहा है, यानी कि टाइम देखिए आपका यहाँ पर कितना था, ये आपका 2 वर्ष का था। 2 वर्ष में आपको पता है 24 महीने होते हैं, यानी कि यहाँ पर ये आपको पता है 24 महीने होते हैं, और 24 महीने होते हैं, 8 महीने से कंपाउंडेड हो रहा है। तो आपको पता है यहाँ पर ब्याज हमारा 8 महीने से कंपाउंडेड होगा, यानी कि टोटल 3 बार हमारा ब्याज कंपाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये जो 8 महीना है भाई, एक वर्ष में आपको पता है यहाँ पर 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 महीने का कितना गुणा 8 महीने होता है, आपको पता है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, और 12 महीने को हम कितने से गुणा करें कि बराबर हमारे पास 8 महीने आ जाए। देखिए यहाँ पर आप इसमें जो है 4 का डिवाइड करें, और यहाँ पर 3 का डिवाइड करें, और 2 का गुणा करेंगे, यानी कि 2/3 गुणा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो 2/3 गुणा हम इसका करेंगे तो ये बराबर 8 महीने आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ पर समय हमारा का 2/3 गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये भी 2/3 गुणा हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ब्याज दर जो है R' अब आपके पास आ जाएगी, यानी कि 15 का आप 2/3 गुणा करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 10% जो है आपके पास ब्याज दर आ जाएगी। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/10 होती है, यानी कि 10 पर 1 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, 10 पर 1 का ब्याज मिलेगा, यानी कि 10 का प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर अमाउंट आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 10 अगर आपके पास प्रिंसिपल है तो अमाउंट आपका यहाँ पर 11 यूनिट हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए समय आपका यहाँ पर ब्याज जो है आपका यहाँ पर कितनी बार कंपाउंडेड हो रहा था, मैं यहाँ पर इसको सही से लिख देता हूँ, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर मैं इसको सही से लिख देता हूँ, यहाँ पर ये जो ब्याज हमारा है ये 3 बार कंपाउंडेड हो रहा था। ठीक है, 3 बार कंपाउंडेड हो रहा है, तो यहाँ पर पावर आप क्या करेंगे, 3 करेंगे, और 3 करेंगे तो यहाँ पर 1000 की राशि जो है ये कितनी हो जाएगी, 1331 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 331 का आपको ब्याज दिखाई पड़ा, और यहाँ पर आपको ब्याज कैलकुलेट करके बताना था। ठीक है,
यहाँ पर प्रिंसिपल जो है आपको प्रश्न में कितना बताया गया, प्रिंसिपल यहाँ पर 10,000 बताया गया, तो यानी कि 1,000 की वैल्यू 10,000 है, तो यहाँ पर डेटा आपको 10 गुना दिखाई पड़ रहा है। तो ये ब्याज जो है आपके पास ये भी 331 ना होकर 10 गुना करेंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर 3,310 जो है आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपके पास कोई नंबर बताएगा जो कि 36 से विभाज्य है, तो a माइनस बी का मान आपको यहाँ पर बताना है। अब 36 से डिवाइड है यानी कि वो नंबर हमारा 4 और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। 4 से अगर डिवाइड है तो लास्ट के 2 अंक आपके यहाँ पर जो है 4 से डिवाइड होने चाहिए, यानी कि 5 और b जो है ये 4 से डिवाइड होगा, तो b का मान क्या क्या हो सकता है। देखिए 13 चौके 52, यानी कि यहाँ पर b का मान 2 हो सकता है। इसमें 4 ऐड करेंगे तो 6 भी हो सकता है। 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिर डबल डिजिट वैल्यू हो जाएगी। b एक क्या है, सिंगल डिजिट वैल्यू है। तो b के पॉसिबल मान हमारे पास कितने आए, 2 और 6 आए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही हम b के मान 2 और 6 रखेंगे तो 2 संख्या हमारे पास बनेंगी। एक तो 7a4 और ये 2 5 और b की जगह हम 2 रख दिए, और एक में यहाँ पर जो है 7a4 और ये 2 5 और b की जगह हमने यहाँ पर 6 रख दिया। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास नंबर बने। दोनों ही नंबर में हमारे पास a की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। यहाँ पर देखिए ये संख्या हमारे पास 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 5 4 9 कट गया, 7 और 2 9 कट जाएगा। अब 2 में यहाँ पर आपको पता है 7 ऐड करेंगे तब आपके पास जो है ये 9 बनेगा और 9 से डिवाइड होगी, यानी कि a का मान यहाँ पर कितना मिला, 7 मिला। इसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 5 4 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा। अब 6 में यहाँ पर 3 ऐड करें तब आपके पास 9 बनेगा, यानी कि a का मान यहाँ पर 3 हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका b का मान है, यहाँ पर ये भी b का मान है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास दो दो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई हैं a और b के, यानी कि a का मान अगर हमारे पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जो है, एक सेकेंड, a का मान यहाँ पर जो है 7 है पहले में, और यहाँ पर दूसरे में हमारे पास 3 है। ठीक है, तो b का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, a का मान जब हमारे पास 7 है तो b का मान हमारे पास 2 है, और a का मान जब हमारे पास 3 है तो b का मान हमारे पास 6 है। तो अब हम यहाँ पर a माइनस बी कैलकुलेट करेंगे, तो प्रश्न में देखिए यहाँ पर देखिए a माइनस बी कैलकुलेट करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी आपके पास यहाँ पर बनेंगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं a का मान जब आप 7 लेंगे तो b का मान आपको 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 माइनस का 2 यानी कि बराबर 5 आएगा, एक मान तो ये आ गया। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ये भी ले सकते हैं, a का मान 3 लेंगे तो b का मान आपको 6 लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। ये ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर 5 आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। 5 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर था। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर पाइप a और b जो है किसी टंकी को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप c भरी हुई टंकी को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। a और c को एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया गया और 2 घंटे के बाद जो है केवल a को बंद किया गया और b को चालू रखा गया, तो टंकी कब खाली होगी। देखिए इस प्रश्न में मिस्टेक है यहाँ पर। इसमें देखिए यहाँ पर b को चालू रखा गया, b को यहाँ पर स्टार्ट कब किया गया था ये तो बताया नहीं गया, तो इस प्रश्न में ये करेक्शन आपको यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर ये बोला गया कि a b और c, ठीक है, इन तीनों को यहाँ पर जो है सुबह 9 बजे चालू किया गया था। इसके बाद यहाँ पर 2 घंटे बाद a को बंद कर दिया गया और b को चालू रखा गया, ऐसा प्रश्न में यहाँ पर बोला गया। तो इसमें आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a है और ये आपका पाइप b है और यहाँ पर ये c है। ठीक है, a जो है ये आपका यहाँ पर 1 घंटे में भर सकता है, b यहाँ पर 2 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और c जो है भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है कितने में, 1 घंटे और 15 मिनट। देखिए 1 घंटे और 15 मिनट को जब आप यहाँ पर सिर्फ घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये कितना होगा, 1 प्लस का यहाँ पर 15/60 करेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस का 1/4 आएगा, यानी कि आपका यहाँ पर 5/4 घंटे बन जाएगा। ठीक है, तो 5/4 घंटे के अंदर जो है ये खाली कर सकता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इन तीनों डेटा का आप एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कैसे लेंगे ये आपको यहाँ पर पता होगा। देखिए 2 और 1 का तो एलसीएम आपको, देखिए 1 2 और यहाँ पर ये 5/4 का एलसीएम लेना है। इनका तो एलसीएम आपको 2 दिखाई पड़ गया, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये 2/1 और यहाँ पर 5/4 का एलसीएम लेना। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, आप यहाँ पर फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर का आप एलसीएम लेंगे, 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 10 हो गया, और नीचे का आप एचसीएफ लेते हैं तो 4 और 1 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया, यानी कि एलसीएम आपका 10 आ गया। तो यहाँ पर 10 जो है आपके पास ये टंकी की कुल क्षमता आपके पास आ चुकी है।
अब यहाँ पर देखिए 1 का 10 में डिवाइड करेंगे तो 10 ए की एफिशिएंसी, और यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे तो 5 बी की एफिशिएंसी। और सी में देखिए यहाँ पर 5/4 का 10 में डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 40/5 आएगा, यानी कि 8 यूनिट की आपके पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। बट ये जो है यहाँ पर खाली करने वाला है तो इसकी एफिशिएंसी आप माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको बोला गया है कि यहाँ पर तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, ए प्लस का बी प्लस का सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक साथ खोले जाते हैं और सुबह 9 बजे चालू किए गए और यहाँ पर 2 घंटे तक खोले जाते हैं एक साथ, ठीक है। इसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है और इसके बाद बी और सी जो है ये सिर्फ बचे। अब यहाँ पर ये शेष टंकी को भाई यहाँ पर देखिए सी की एफिशिएंसी यहाँ पर ये बोला गया कि कब खाली होगी, तो अब यहाँ पर ये जो टंकी पूरी तरह से जब खाली होगी तो ये टंकी की पूरी क्षमता आपके पास आ जाएगी और पूरी क्षमता हमारे पास 10 यूनिट की है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये टी टाइम में जो है यहाँ पर ये बी और सी मिलकर अब खाली कर देते, तो यहाँ पर पूरी टंकी की क्षमता हमारे पास 10 यूनिट के, तो बराबर 10 रख दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको इनकी एफिशिएंसी रख देनी है। ये 10 है, ये आपके पास 5 है, ये आपके पास माइनस का 8 है, यहाँ पर ये 5 है और सी आपका माइनस का 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 15 - 8 किया, यानी कि 7, 7 × 2 14, 14 इधर माइनस कर देंगे, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस का 3t हो गया और ये बराबर की साइड यहाँ पर जो है 14 आप इधर माइनस किया तो माइनस का 4 आ गया। तो t बराबर कितना आ गया, 4/3 आ गया। ये घंटे के अंदर आपके पास टाइम आया, मिनट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आप इसमें 60 का गुणा कराएंगे और 60 का गुणा कराएंगे तो ये आपका 20 के 80 मिनट हो जाएगा। और 80 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, ठीक है, 1 घंटे 20 मिनट। अब 1 घंटे 20 मिनट का टाइम आपके पास यहाँ पर ये आ चुका है, 1 घंटे 20 मिनट, ये आपके पास यहाँ पर t का मान आ चुका है, ठीक है। और 2 घंटे यहाँ पर पहले भी लग चुके थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 घंटे यहाँ पर पहले लग चुके थे और यहाँ पर 1 घंटे 20 मिनट जो है अब लग चुके हैं। तो टोटल टाइम यहाँ पर 3 घंटे 20 मिनट का लगा। और ये सुबह चालू कब किए गए थे, 9 AM पर सुबह चालू किए गए थे। अब इसमें जब आप यहाँ पर 3 घंटे 20 मिनट ऐड कराएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका टाइम जो होगा ये 12:20 का, और ये दोपहर के मतलब PM का टाइम होगा, दोपहर का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास यहाँ पर दोपहर का टाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में आपके पास यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है, तो आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 3 आएगा। तो ये प्रश्न में करेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका आंसर ऑप्शन में मैच होगा नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2 बर्तन आपको बताए गए A और B में 5:4 और 2:7 के अनुपात में स्पिरिट और पानी है। उनकी सामग्रियों को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात आपको यहाँ पर ज्ञात करके बताना है। तो देखिए A मिश्रण हो गया और ये आपके पास यहाँ पर दूसरा जो है ये A बर्तन हो गया और ये B बर्तन हो गया। इसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो आपको बताया गया 5:4 है और यहाँ पर ये आपको बताएगा 2:7 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप टोटल क्षमता कैलकुलेट करेंगे, 9 यूनिट की हो गई और यहाँ पर भी ये 9 यूनिट की होगी। आपको प्रश्न में बोला गया कि A और B को जो है यहाँ पर 2:3 के अनुपात में यहाँ पर मिलाया जाता है उनके सामग्रियों को, ठीक है। तो यहाँ पर A की क्षमता अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए 2 यूनिट ली गई है, यानी कि 9 = 2 रखेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2/9। तो 2/9 की आप 5 में गुणा कराएंगे, ये आपके पास 10/9 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2/9 की गुणा कराएंगे तो ये आपके पास 8/9 बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए B में आपको लिया गया, यहाँ पर 3 यूनिट लिया गया तो 9 = 3, यानी कि यहाँ पर डेटा आपको 1/3 गुणा दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर 1/3 से गुणा कराएंगे, ये आपका 2/3 हो गया और यहाँ पर 1/3 से गुणा कराएंगे तो ये 7/3 हो गया वाटर की मात्रा, ठीक है। अब हम इनको मिला देंगे तो स्पिरिट की मात्रा देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी। स्पिरिट की जो मात्रा है वो आपके पास 10/9 प्लस का कर देंगे 2/3, ठीक है। और यहाँ पर वाटर की मात्रा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 8/9 प्लस का 7/3 करेंगे, तो 8/9 प्लस का 7/3 इनको ऐड कर दीजिए और इनका रेशियो आपसे पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये बट्टे में 9 हो जाएगा, ये 16/9 आपके पास यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो ये आपका 21/9 बनेगा और ये 28 यानी कि 29/9 आपके पास यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 और ये 8 29 हो जाएगा, बटे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 9 से 9 कट गया, यानी कि आपके पास अनुपात कितना बना 16:29। तो स्पिरिट और वाटर का अब जो आपके पास मिश्रण में अनुपात है वो कितना है 16:29 है। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।